जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 11 का जो पॉलिटिकल साइंस का किताब है, जो क्लास 11 का जिसमें चैप्टर 2 जो है वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 नहीं देखना है, उसको आप लोग नॉर्मल रीडिंग करेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन चैप्टर 2 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका नाम क्या है, भारतीय संविधान में अधिकार, यानी इसमें बात होगी केवल मौलिक अधिकारों की और मौलिक अधिकार, और लास्ट में क्या बात होगा, DPSP का जो भाग 4 है, और भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छा आपको समझ में भी आएगा। तो आप लोग इस पर ज़रा ध्यान से इसको आप लोग देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्योंकि किताब है मेरे पास और जैसे जैसे पॉइंट में बताया गया है वैसे वैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अधिकारों का घोषणा पत्र। पहला पॉइंट ये है, देखिए कोई भी सरकार जब होती है तो जैसे कि उसको मान लीजिए कि मौलिक अधिकार देने हैं तो उसका एक लिस्ट होता है, तो उसी लिस्ट को कहते हैं हम लोग अधिकारों का घोषणा पत्र। यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अधिकारों का घोषणा पत्र का लिस्ट जो होता है उसको कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। इसका मांग सबसे पहले कब उठा था? तो सबसे पहले इसका मांग उठा था 1928 में। और किन्होंने उठाया था? मोतीलाल नेहरू समिति। कमेटी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू कमेटी। इसको याद रखेंगे आप लोग, 1928 मोतीलाल नेहरू कमेटी। ये समझ में आ गया। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को हम लोग कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। इसको शुरू में अधिकारों का घोषणा पत्र ही बोला जा रहा था, लेकिन जब इसको संविधान में लाया गया तब इसको नाम अधिकारों का घोषणा पत्र से हटाकर मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है वो दिया गया। ठीक है, तो किस समिति ने ऐसा कहा था, ऐसा दावा किया था कि नहीं अधिकारों का जो है सूची होना चाहिए हमारे संविधान में? मोतीलाल नेहरू समिति, 1928। अच्छा ठीक है, जो मूल अधिकार है उन पे कानून बना सकता है कौन? संसद। मूल अधिकार पे जितने कानून बना सकता है वो बना सकता है संसद। ठीक है, और कानून अगर कुछ ऐसा बने कि जैसे कि मूल अधिकार जैसे हनन हो, तो जैसे कि किसी का मूल अधिकार मान लीजिए कि काटा जा रहा है, तो उसका बचाव कौन करेगा? तो वो करेगा संरक्षक, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि संरक्षण का काम करे, तो कौन उसका संरक्षण करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कानून कौन बना सकता है? संसद। और उसको बचाने कौन आ जाएगा संविधान का किताब लेकर? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, संविधान का संरक्षक माना जाता है इसको, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अब देखते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स है कितने। तो जब शुरुआत में था, जब हमारा बना था ये संविधान, तो उस समय 7 हमारे पास मौलिक अधिकार थे कुल मिला के। कितने? 7। उस 7 में से एक को हटा दिया गया 44वें संविधान के 44वें संविधान संशोधन के तहत। यहाँ पे संविधान संशोधन यहाँ पे लिखा हुआ है 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, उसका नाम था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति का अधिकार अगर इसमें होता तो भारत में से बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, और भारत में ऐसे बहुत ऐसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, वो ज़्यादा परसेंट में है, जैसे कि 90% लोग केवल क्या गरीब हैं? अभी नहीं, कुछ दिन पहले अगर चले जाएंगे 1970-80 के समय, तो उस समय तो और ये ज़्यादा परसेंटेज था। और कुछ 5-10% के पास इतना ज़्यादा ज़मीन था कि वो उन लोगों को उतना यूज़ था नहीं, और उनके पास उतना ज़मीन उन लोग होल्ड करके रखते थे। तो जब तक उन अमीरों से थोड़ा ज़मीन लेंगे नहीं तो गरीबों को कैसे बांटेंगे, और गरीबों को बांटेंगे नहीं तो उनका भलाई कैसे होगा? तो ये कुल मिलाकर ज़मीन लेने के लिए, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी उनसे कुछ ज़मीन लेने के लिए संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। कब? 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें 2 केस बहुत ही ज़रूरी है। एक तो गोलकनाथ केस, विलियम गोलकनाथ और हेनरी गोलकनाथ। ठीक है, दूसरा ये क्या बोलते हैं इसको, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। केशवानंद शंकराचार्य के पद पे थे, बहुत ही बड़े पद पे। ठीक है, और इनका जो मठ था वो केरल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, तो उसी के खिलाफ ये इसमें गए थे कि संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारा है, तो फिर ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? गोलकनाथ में दो भाई, विलियम गोलकनाथ, हेनरी गोलकनाथ, इन लोगों के पास 500 एकड़ ज़मीन थी। 500 एकड़ में से पंजाब कुछ ज़मीन का नियम लाता है, पंजाब राज्य। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे पंजाब लैंड रिफॉर्म्स करके कुछ कानून आते हैं। तो वो लैंड रिफॉर्म्स में क्या था कि 30-30 जो एकड़ है वो दोनों भाई को मिल जाएंगे, विलियम को और हेनरी को। तो इसी के खिलाफ इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट गए। वो कैसे जाते हैं हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 केस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आप लोग इसको गूगल कर लेंगे, नहीं तो जब किताब में बारी आएगी तो वैसे तो मैं इसमें पढ़ा ही दूंगा। ठीक है,
अब आगे यहाँ पे देखते हैं, कुल हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7, हटा दिया गया। कौन सा संशोधन? 44वां संशोधन, ठीक है, 1978, डेट नहीं दिया, 1978। यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग तो भाग 3 में जो हमारा है मूल अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी, और भाग 4 ही में, भाग 4A में है जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। भाग 3 में हमारा ये फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 में डीपीएसपी और भाग 4A में फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। डीपीएसपी मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे देखिए समता का अधिकार 14 से 18। अच्छा 12 और 13 में क्या है? ये 12 से 35 है। देखिए 12 से 35। 12 में है कि राज्य क्या है, यानी कि राज्य कौन कौन जो ये सब अधिकारों के भेदभाव, जो अधिकारों का हनन नहीं करेंगे, हालांकि अधिकारों का आधार भेदभाव नहीं करेंगे, तो वो राज्य कौन सा है ये लिखा है अनुच्छेद 12 में, ठीक है। इतना ज़्यादा जो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और 13 में क्या लिखा है कि कोई भी ऐसे कानून बनेंगे जो मूल अधिकार को हनन करते हो तो वो उस सीमा तक, टू द एक्सटेंट, वो कट जाएंगे। मतलब उस जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों का हनन करते हैं वहाँ तक वो मान्य नहीं होंगे, उसके आगे से वो मान्य होंगे। 12 में राज्य, 13 में कोई भी कानून ऐसे बने जो अगर फंडामेंटल राइट्स को हनन करते हो तो वो उस सीमा तक कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं आर्टिकल 14 से 18 कौन सा है? समता का अधिकार। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समता। कानून के समक्ष समता का अर्थ है कि भारत में कोई भी हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो या फिर कितना भी बैकवर्ड क्लास से आता हो, या फिर कोई भी रईस का जैसे कि हो, कोई भी रईस हो, चाहे कोई भी हो, उसमें कानून के समक्ष सब लोग एक ही बराबर रहेंगे। कानून सबसे ऊपर, उसके नीचे सब लोग, ठीक है। अमीर गरीब ऊंच नीच जितना भी हो कानून के नीचे, कानून के ऊपर नहीं। तो आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष सबको समान नज़र से सबको देखा जाएगा। ये हो गया आपका आर्टिकल 14, आसान। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान, भाषा, इसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सरकारी विद्यालय हो या फिर दुकान, होटल हो, अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे माना जाएगा कि मूल अधिकार का हनन है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का, कोई भी लिंग का, किसी भी जगह से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो या फिर कोई भी समुदाय का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें भेदभाव नहीं होगा। 14 और 15 समझ में आ गया। 14 क्या था? कानून के समक्ष समानता। 15 धर्म, जाति, लिंग भेदभाव नहीं होगा। 16 रोजगार पाने में समान अवसर। रोजगार पाने में सबको समान अवसर मिलेगा। ये नहीं होगा कि केवल बिहार वालों को ही ये रोजगार मिले या फिर केवल यूपी वालों को ही ये वाला रोजगार मिले। तो रोजगार पाने में सबको समान अवसर मिलेगा, तो इसको कहते हैं हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिकल 16 को रोजगार पाने में सबको समान अधिकार, ठीक है। अब इसमें दिक्कत एक क्या थी कि अगर हम लोग ST SC को ले लें और एक जनरल को ले लें तो ST SC जो है वो बैकवर्ड क्लास है एक तरह से देखें तो। हाँ बैकवर्ड है ही, क्योंकि वो हर एक मामले में जनरल कैटेगरी से वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसी न कर पाने के चलते आरक्षण का जो व्यवस्था करना पड़ा, 16 क्लॉज 4 में डाल दिया गया इसको आरक्षण। इसमें कोई भी किया गया जो आरक्षण के तहत कुछ भी किया गया नियम कानून आर्टिकल 16 के तहत मूल कर्तव्य समता का अधिकार में हनन नहीं माना जाएगा। ऐसा आर्टिकल 16(4) में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं गूगल से डाउनलोड करके हमारा भारतीय संविधान। उसके बाद आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत लिखा है, साफ साफ लिखा है कि भारतीय संविधान अब से छुआछूत का अंत करता है आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है। ये जितने भी उपाधि थे, महाराज, धीराज, ये सब उपाधियों का अब अंत होता है आर्टिकल 18 में। लेकिन आप इन सबको पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कुछ लिमिट भी है, ठीक है। इसका कुछ लिमिट भी, जैसे कि कानून के समक्ष समान समता सब में है, लेकिन कभी कभी प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब इसके भी ऊपर, इसके मतलब ऊपर नहीं आते हैं, लेकिन इनमें कुछ अलग नियम लगता है, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग भेदभाव ये जो है ये आप लोग देखेंगे कब? किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे वो धर्म, जैसे कि कोई मंदिर है तो मंदिर में उसका शंकराचार्य जैसे कोई भी पोस्ट है, जैसे उसका मैनेजर कौन है। अगर हिंदू का मंदिर है तो वहाँ पे मुस्लिम मैनेजर तो नहीं होगा, क्योंकि वो हिंदू लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कि कौन होगा कौन नहीं। तो ये कुछ सीमाएं भी हैं इन सब का। रोजगार पाने में अगर आप देखेंगे तो हाइट किसी के 160 सेंटीमीटर है तो किसी के 165 है, और अगर सरकार 165 पे निर्धारित कर दिया तो 160 वाले को नौकरी वो नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। यहाँ पे देखेंगे उपाधियों का अर्थ कभी कभी नहीं होता है। आप सुने होंगे CDS बिपिन रावत, ठीक है। CDS तो CDS कहाँ से? CDS तो उपाधि है, आर्टिकल 18 के तहत तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है जनरल।
अटॉर्नी जनरल, फिर से लेफ्टिनेंट, ये सब जो है उपाधि है और ये जो है इसके 18 के तहत वो हनन या फिर कुछ भी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये समता का अधिकार हो गया आपका पहला, कानून के समक्ष। दूसरा, धर्म जाति कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तीसरा, रोजगार पाने में सबको समान अवसर, आरक्षण 16 क्लॉज 4 में। और उसके बाद 17 छुआछूत का अंत और 18 उपाधियों का अंत। अब यहाँ पे आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। 19 में क्या किया गया है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण सभा करने का आपको अधिकार है, आपको कहीं भी आने जाने का अधिकार है, आपको मतलब कुछ भी करने का अधिकार है, लेकिन लिमिटेशन में। कोई पब्लिक इंटरेस्ट से किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अब लगे, जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत शौक है देखने का रॉकेट्स कैसे बनते हैं, और वहाँ आप अलाउ नहीं है और आप बोलेंगे कि नहीं मुझे जाना है, तो वो नहीं माना जाएगा। वो माना जाएगा कि नहीं, अनुच्छेद 19 के तहत वो आपका मूल अधिकार नहीं है। आपको मिसाइल देखना है, मिसाइल कहाँ बन रहा है, आप बोलेंगे नहीं मुझे भी दिखाओ, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको 19 के तहत आप बोलेंगे कि अनुच्छेद 19 तो लिखा है मुझे भी दिखाओ, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 20 में आते हैं दोष सिद्धि। दोष सिद्धि का अर्थ है कि दोष जो है, जब तक कोर्ट ना ये बोल दे कि ये इस व्यक्ति ने दोष किया है, जैसे कि ये व्यक्ति क्रिमिनल है, जब तक कोर्ट ये साबित ना कर दे तब तक हम इसको दोष, जैसे कि उसको हम लोग दोषी नहीं मानेंगे। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक ही बार किसी काम के लिए दोषी दिया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया, उसके लिए उसको एक ही बार मिलेगा, 10 बार 2 बार 3 बार नहीं, रिपीट नहीं होगा उसका जो भी जुरिडिक्शन है वो। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 21 जीवन रक्षा। यहाँ देखिएगा, जीवन रक्षा, किसी व्यक्ति को अगर फांसी देना है तो ठीक है, किसी व्यक्ति को फांसी देना है तो उसको फांसी मिलेगी उस नियम, उस प्रोसीजर के तहत, ना कि किसी के मन मर्जी से। तो यही है जो 21 है कि 21 जो अनुच्छेद है वो कहता है जीवन रक्षा, यानी कुछ भी होगा वो कानून के समक्ष ही होगा, कानून के विधानों के द्वारा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीवन रक्षा। 21A में डाल दिया गया है, 21 क्लॉज A में, कि 6 से लेके 14 वर्ष तक को सबको निःशुल्क शिक्षा कौन देगा? राज्य निःशुल्क शिक्षा वो करेगा। ठीक है, अभिव्यक्ति और सजा पाए जाने का अधिकार। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी को, जैसे कि मान लीजिए कि अभिव्यक्ति और सजा पाए जाने का अधिकार, अब वो सजा उसको हो गया है जैसे कि, तो उसको तो सजा मिलेगा ही, तो वो उसकी, जैसे कि अब उसको आप जेल में उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके भी जेल में जाने के बाद भी उसको कुछ अधिकार है, तो उसको आप टॉर्चर नहीं कर सकते। इसको तो कानून के समक्ष मिल ही गया यहाँ पे, मान लीजिए इसी में मान लीजिए मिल गया सजा, लेकिन उसके बाद भी उसके पास बहुत सारे जो है अधिकार हैं, तो उसको आप हनन नहीं, मन मर्जी आप लोग नहीं कर सकते, मतलब मन मर्जी इसमें नहीं हो सकता है कुछ भी। ठीक है, अब ये अनुच्छेद 21 में प्राथमिक शिक्षा, अनुच्छेद 22 में अभिव्यक्ति और सजा पाने जाने का अधिकार। अनुच्छेद, अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध 23 में क्या बोला गया है? बंधुआ, बेगारी और दुर्व्यापार। मानवों का बंधुआ मजदूरी नहीं होगा, बेगारी नहीं होगा, अब दुर्व्यापार नहीं होगा। यानी कि बंधुआ मजदूरी यानी कि जैसे कि किसी के माता पिता कोई कर्ज लेके और उनका मृत्यु हो गया और उनका बेटा है, तो कर्ज तो चुकाए नहीं है, तो क्यों ना उनके बेटे से ही इतना काम करा लिया जाए कि उतना पैसा वसूल हो जाए, तो ये होता है बंधुआ। किसी को काम कराओ, पैसा ना दो, बेगारी। और मानवों का खरीद बिक्री, दुर्व्यापार, ये सब आपसे बंद। ठीक है, खत्म। अब अनुच्छेद 24 बाल श्रम। इसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम कराना ये एक कानूनी अपराध माना जाएगा। बाल श्रम इसमें अनुच्छेद किसमें? 24 में। ये हो गया आपका। अब उसके, हाँ यहाँ देखिए, ये तो संपत्ति का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। इतना फिर इसको मिटाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, तो टाइम लगता है उसमें। अब ये इतना समझ में आ गया आपको, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता में, तो ये 25 से लेकर 28 तक इसमें दिया गया है। ये अगले पार्ट में। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये भी 29 से लेकर 30। एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा, 31 जो था वही था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, 31 क्या था? संपत्ति का अधिकार, हटा दिया गया। अब 32 संवैधानिक उपचार, 32 और 226 याद रखिएगा। 32 के तहत कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक ये जा सकता है कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, 32 के तहत। और 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो बस इसमें ये याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हो तो वो किस अनुच्छेद के तहत जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट।
अब ये दोनों क्या करेंगे, जैसे ही मान लीजिए इसके पास कोई गया, बहुत सारे केस गए, साहबानो, केशवानंद भारती, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो अब ये रिट्स जारी करते हैं, रिट्स। और ये रिट्स माने आदेश जारी करेंगे तभी तो आएगा काम होगा। तो ये आदेश जारी करते हैं। तो अब ये आदेश पढ़ेंगे हम लोग अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये ही था इतना वाला, जो इतना बताया गया आपको। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा, एक बार फिर इस पे वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये सब याद रखिएगा, बस ऐसे याद रखिएगा। इसमें कहानी बना लीजिएगा आप लोग कि कैसे आप लोग इसको कहानी बनाएंगे तो याद हो जाएगा, वो खुद से करेंगे आप लोग। 14 से 18 तक क्या है, 18 से 19 से 22 तक क्या है, 23-24 में क्या है, 24 और 28 में क्या है, ये सब याद रखेंगे। और ये मोतीलाल नेहरू 1928, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग का क्लास 11 जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 अब यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।